अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिग योर ड्रीम्स। आज हम अपनी एफपीएससी एजुकेशन सीरीज़ के चैप्टर नंबर 3 का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर के साथ ही हमारा इसका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे थोड़ा-सा लार्ज क्लासेस के बारे में। सो क्लास साइज़ बेसिकली एजुकेशनल प्लानिंग में, क्लासरूम मैनेजमेंट में और रिसोर्स एलोकेशन में एक क्रूशियल फैक्टर का रोल प्ले करता है। सो एवरेज परसेप्शन जो है लार्ज क्लास की है वो है अराउंड 50 स्टूडेंट्स। अगर 50 स्टूडेंट्स या उससे ज़्यादा होंगे तो हम कहेंगे कि ये एक लार्ज क्लास है। लार्ज क्लास में चूँकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसमें फिर टीचर्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं होती कि वो ट्रेडिशनल मेथड्स के ऊपर रिसॉर्ट करें, जैसे कि लेक्चरिंग वो कर सकते हैं, नोट्स टेकिंग। हम लेक्चर जो है वो बोर्ड पे लिखती जाती हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स उसके नोट्स लेते जाते हैं। सो लार्ज क्लास में यही अल्टीमेट ऑप्शन रह जाती है क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन और बाकी सारे मेथड्स को मैनेज करना और हैंडल करना इन द गिवन टाइम थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। एडवांटेजेस क्या है लार्ज क्लास के कि एक तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो स्टूडेंट इंटरैक्शंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और दूसरा ये कि इसमें पीयर टीचिंग हो सकती है कि आप स्टूडेंट्स को एनकरेज करें कि ब्रेक टाइम या फ्री पीरियड में वो एक-दूसरे को पढ़ाएँ और कोलैबोरेट करें। तो इस तरह से वो लार्ज क्लासेस में एक कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर को डेवलप करवा सकती हैं। बट अगेन इसके अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं कि एक तो ये कि प्यूपल अटेंशन कम हो सकता है कि आगे वाले बच्चे अटेंटिव हों और जो बिल्कुल हॉल के बैक साइड पे बच्चे बैठे हुए हैं, उनकी अटेंशन बिल्कुल ही ना हो। देन क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग भी सफ़र कर सकती है क्योंकि इंडिविजुअल अटेंशन यहाँ पे कम होती है, आवाज़ भी कम जा रही होती है, अक्सर पीछे बच्चों को बोर्ड नहीं नज़र आ रहा होता। और इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, वो इंडिपेंडेंट और रिसोर्सफुल नहीं हो पाते क्लासरूम में क्योंकि उनके ऊपर कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ का बर्डन नहीं होता, सारा कुछ टीचर ही प्लान कर रहा होता है और बस स्टूडेंट्स जो हैं वो जस्ट बैठ के उनको लिसन कर रहे होते हैं और नोट्स वगैरह ले रहे होते हैं। फिर यहाँ पे लिमिटेड स्पेस हो सकती है, अक्सर क्लासरूम छोटे होते हैं, बच्चे अंदर ज़्यादा होते हैं, तो उससे उनकी सोशल डेवलपमेंट पे इफेक्ट आ सकता है, इमोशनली वो अपसेट हो सकते हैं और इनसिक्योरिटीज़ डेवलप हो सकती हैं। और साथ ही साथ जब टीचर्स को इतने ज़्यादा बच्चों को एट अ टाइम मैनेज भी करना है और साथ में लेसन भी इम्प्लीमेंट करना है, तो उसमें टीचर स्ट्रेस आ सकता है और अर्ली बर्नआउट्स भी आ सकते हैं। सो अब अगर हमारे पास लार्ज क्लास है तो उसमें रिटन वर्क को हमने कैसे हैंडल करना है? तो इसमें एक तो ग्रुप वर्क हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रुप वर्क जब करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ पेपर्स कम हो जाएँगे जो टीचर्स ने करेक्ट करने हैं। जैसे आप ग्रुप असाइनमेंट्स जैसे देते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अब उसमें ये 5-6 बच्चे एक ही असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं तो अगर इंडिविजुअल असाइनमेंट्स होती तो उनको टीचर्स को 50 चेक करनी पड़ती। लेकिन अगर उन्होंने 5-5 के ग्रुप बना लिए तो वो हाफ रह जाएँगे या कम हो जाएँगे नंबर ऑफ असाइनमेंट जो टीचर को चेक करने होंगे। सो इस तरह से जो ग्रुप्स हैं वो क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं और साथ ही साथ टीचर्स के लिए भी उसको मैनेज करना आसान हो जाता है। देन उसके बाद आ जाता है सेल्फ एडिटिंग। सेल्फ एडिटिंग में ये है कि आप सेल्फ एडिटिंग और पीयर एडिटिंग देते हैं कि आपने लेट्स सपोज़ कोई मैथ्स का क्वेश्चन था या कोई इस तरह का और सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, आपने उसकी सॉल्यूशन की उनको दे दी और उसके बाद आपने सॉल्यूशन की उनको दे दी है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप इसके साथ अपना जो आंसर है उसको खुद मैच करें, उसके बाद सबमिट करवाएँ। या आपने कहा है कि आप 2-2 बच्चे बैठे हुए हैं, तो आप अपना जो पेपर है वो साथ वाले को दे दें और साथ वाला अपना पेपर आपको दे दें और आप लोग एक-दूसरे के पेपर जो हैं उनको एक दफ़ा से रिव्यू कर लें। तो इस तरह से ये है कि आप बिफोर चेकिंग असाइनमेंट्स या बिफोर सबमिशन फॉर द रिटन असाइनमेंट्स उसके ऊपर मज़ीद जो मिस्टेक्स हैं वो निकल जाएँगे, तो चेकिंग में उनको फिर एड्रेस करना जो है वो थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। देन डिसिप्लिन मेंटेन करना लार्ज क्लासेस में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक तो अटेंडेंस यहाँ पे आ जाती है। अब अगर आप 50-60 बच्चों की अटेंडेंस ही कॉल करने लग जाएँ, तो पूरी क्लास में आप आधी क्लास में तो अटेंडेंस ही लेते रहेंगे। तो इसमें हम फिर साइन इन शीट्स यूज़ कर सकते हैं कि आप एक शीट रोटेट कर दें जिसमें अटेंडेंस आपने अपने टाइम के साथ मार्क करते जाना और लेट कमर्स भी उसमें ट्रैक हो जाएँगे। और एम्प्लॉयी नेम कार्ड्स प्लेस्ड ऑन स्टूडेंट डेस्क टू ट्रैक अटेंडेंस के आप ये कर लें कि स्टूडेंट्स के डेस्क के ऊपर उन्होंने अपना इस तरह से नेम कार्ड डिस्प्ले करना है। मतलब जो भी स्टूडेंट बैठा है उसके आगे उसका नेम कार्ड पड़ा हुआ है। तो आपको दूर से नज़र आ जाएगा कि ये स्टूडेंट्स प्रेज़ेंट हैं और आप जस्ट उन नेम कार्ड्स को देख के भी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। देन क्रिएटिंग अ सीटिंग चार्ट। एक सीटिंग चार्ट डेवलप हो के उसमें मतलब फर्स्ट से ही ना एलोकेट हुआ हो कि ये सीट इस स्टूडेंट की, ये सीट इस स्टूडेंट की है। इस तरह से ये हेल्प हो जाएगी कि जब एक एक ही जगह पे एक स्टूडेंट रोज़ बैठा हुआ होगा तो उनके नाम याद करना ईज़ी हो जाएगा। एंड इस तरह से हम इंश्योर करेंगे कि वो असाइन्ड सीट्स में बैठे हुए हैं और चूँकि वो सीट्स हमने ही असाइन की थी उनको तो हमें पता होगा कि इस सीट पे मैंने इस बच्चे को असाइन की थी तो ये वाला बच्चे का ये नाम है। तो इस तरह स्टूडेंट्स नेम्स ईज़िली याद हो जाएँगे। देन असाइनिंग रोल्स टू द एडवांस स्टूडेंट्स जैसे कि जो कुछ लाइक स्टूडेंट्स या अच्छे बच्चे हैं, उनको आप ग्रुप लीडर्स बना दें, ग्रुप मॉनिटर्स बना दें या टीचर असिस्टेंट्स बना दें, वो कॉपियाँ वगैरह चेक कर दें या आप सिर्फ ग्रुप लीडर्स के टेस्ट चेक करते हैं और ग्रुप लीडर्स बाकी पूरी क्लास के जो अपने उनके ग्रुप्स के मेंबर्स हैं, उनके टेस्ट चेक करते हैं। तो इस तरह से भी रिटन वर्क मैनेज हो जाता है। देन शोइंग रिस्पेक्ट हम लोगों ने टीच करना है स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट करें दूसरों को। एक तो हमने खुद एक्टिवली लिसन करना है दूसरों को और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को टीच करना है कि जब आप अपने ग्रुप को लीड करें या अपने ग्रुप वर्क में इन्वॉल्व हैं तो आपने दूसरों को एक्टिवली लिसन करना है। देन उसके बाद डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स। अब
एक मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जब इतनी बड़ी क्लास है तो उसमें डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स तो होंगे और डिसिप्लिन प्रॉब्लम मोस्टली कब होते हैं जब बच्चे बोर हो रहे होते हैं। सो हम लोगों ने उनका इंटरेस्ट डेवलप करना है किसी भी तरीके से और उससे हम डिसिप्लिन इश्यूज़ को काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं। देन क्लासरूम रूल जैसे हम मैनेजमेंट में शुरू से यही डिस्कस कर रहे हैं कि रूल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने एंगेज करना है स्टूडेंट्स को कि वो ग्रुप्स बनाएँ और अपने ड्राफ्ट करें क्लासरूम बिहेवियर 3-4 दिन उनको दे दें और उनको कहें कि सारे ग्रुप्स अपने-अपने हिसाब से रूल्स जो हैं वो बना के लाएँ और एंड पे फिर उनके ऊपर वोटिंग की जाए और उसके बाद जो रूल्स फाइनलाइज़ हो जाएँ कि ये रूल्स हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको क्लासरूम में हैंग कर दिया जाए फॉर द होल ईयर। अब इसमें वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ भी हम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लर्निंग स्टाइल बट अगेन ये डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर टीचर बहुत स्किलफुल है तो वो वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ को भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। देन एस्टेब्लिशिंग रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये भी हम स्टार्ट से इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि क्लास का एक एजेंडा हो, डिफरेंट सिचुएशंस के लिए सिग्नल्स हो, जैसे क्वाइट और साइलेंस, हैंड सिग्नल्स, बेल्स और ये सारे मेथड्स और साथ ही साथ हमारा एक प्रॉपर हो कि इतने से इतने टाइम में ये होगा, इतने से इतने टाइम में ये होगा ताकि डेड टाइम को हम रिड्यूस कर सकें और हैसल्स वगैरह ना हो। देन यूजिंग पेयर एंड ग्रुप वर्क पेयर और ग्रुप वर्क में सिंपल और शॉर्ट एक्टिविटीज़ दें पहले सबसे पहले और स्टूडेंट जो हैं उनको उन स्टूडेंट्स के साथ पेयर बनाएँ जो उनके साथ बैठे हुए हैं क्लोज़-क्लोज़ ताकि उनके लिए इंटरैक्ट करना ईज़ी हो। ये ना हो कि एक स्टूडेंट जो है वो क्लास के इस कोने में और एक इस कोने में और आपने उनका ग्रुप बना दिया या पेयर बना दिया। अब वो सारे क्लास में चलते-फिरते ही रहेंगे क्लास में तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन प्रॉब्लम इमर्ज होगा। उसके अलावा हम जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसको पीरियडिकली चेंज भी कर सकते हैं कि 1 वीक बाद रोटेशन कर दें या 1 मंथ बाद रोटेशन कर दें टू प्रमोट द कोलैबोरेशन। फिर उसके बाद जो ग्रुप्स हैं वो एडवांस में बनाएँ और उनको सेवरल क्लास पीरियड्स के लिए रखें। ये नहीं कि क्लास में ग्रुपिंग हो रही है और उसपे झगड़े हो रहे हैं। पहले से ही आप अटेंडेंस शीट या समथिंग ग्रेड्स वगैरह की बेस पे आप ग्रुप्स बना के फिर क्लास के अंदर उसको लेके आएँ और असाइन करें रोल्स विद इन अ ग्रुप ताकि ये ना हो कि जस्ट 2-3 बंदे काम करें और बाकी सारे बच्चे जो हैं वो जस्ट अपना फ्री टाइम एन्जॉय करें। हर एक को ग्रुप के अंदर भी एक सेपरेट रोल दिया जाए और रोटेट रोल्स अमंग द ग्रुप मेंबर्स फॉर ईच एक्टिविटी। देन टीचिंग विद द लिमिटेड रिसोर्सेज़ अब एक और प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर रिसोर्सेज़ लिमिटेड हैं हमारे पास तो उसमें स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं कि अगर हमें किसी एक्टिविटी के लिए आइटम्स चाहिए तो हम सारे स्टूडेंट्स को एक-एक आइटम दे दें कि वो घर से ले आएँ। जैसे अगर आप कुछ लेट्स सपोज़ होम इकोनॉमिक्स की क्लास करा रहे हैं तो आप एक को कह दें कि वो कुछ वेजिटेबल्स ले आए, एक बच्चा जो है वो कुकिंग पॉट ले आए, एक स्पून्स ले आए, इस तरह से तो डिफरेंट आइटम्स जो हैं वो ले आएँ। राइटिंग प्रॉम्प्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें फोस्टर होती है कम्युनिटी और साथ ही पार्टिसिपेशन उसके अलावा हम जो टेक्स्ट या क्वेश्चन है वो लार्ज शीट ऑफ न्यूज़पेपर प्रिंट या ब्राउन पेपर में रख सकते हैं एडवांस में। मतलब अगर हमारे पास क्लासरूम में कुछ चार्ट्स वगैरह या इवन व्हाइट बोर्ड भी नहीं है तो हम टेक्स्ट और क्वेश्चन जो है वो न्यूज़पेपर या न्यूज़ प्रिंट या ब्राउन पेपर की बड़ी-बड़ी शीट्स पे मार्कर से लिख के ला सकते हैं और उनको जस्ट हम क्लास में डिस्प्ले कर दें, तो एक तो वो विज़िबल भी होंगे और उनको लिखना में टाइम भी नहीं लगेगा। और इसके अलावा हम मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं फॉर पेस्टिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्लासरूम फॉर एवरीवन टू सी। अगर हम लोगों ने जो है वो कोई एक्टिविटी करवानी है या कोई इस तरह से एक्टिविटी डिफरेंट तो हम उसको डिफरेंट जगह पे भी क्लासरूम में हैंग करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है वो अगर आपने कुछ रूल वगैरह या कुछ चार्ट्स बनाने हैं तो उसको फिर मल्टीपल प्लेसेस पे क्लास में हम पोस्ट करेंगे ताकि तमाम बच्चे उसको देख सकें। देन ब्रिंगिंग रियल ऑब्जेक्ट्स अगर हम टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स क्लास में लेके आते हैं रियल ऑब्जेक्ट्स जैसे अगर आप जो है जैसे अभी मैंने होम इकोनॉमिक्स की एग्जांपल दी थी या और भी किसी सब्जेक्ट में आप जो है वो स्टूडेंट से कहें कि आप ये ऑब्जेक्ट्स घर से लेके आएँ जस्ट फॉर डिस्प्ले और समथिंग उससे आप टीच उसके थ्रू आप टीच कर सकें। तो उससे एक तो विजुअल और टैक्टाइल एक्सपीरियंस आएगा, दूसरा ओनरशिप आएगी स्टूडेंट्स में और हम लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद टीचिंग को आराम से कर सकेंगे। देन पिक्चर्स हम यूज़ कर सकते हैं, मैगज़ीन्स या सिंपल ड्राइंग्स जो हैं वहाँ से आप कटआउट्स लेके आ जाओ और उनको डिस्प्ले कर दें। इसके थ्रू हम एक तो वोकैब्युलरी बढ़ा सकते हैं ड्राइंग्स के थ्रू और स्पीकिंग, राइटिंग एक्टिविटीज़ मतलब सारी एक्टिविटीज़ को हम जो है वो एनहांस कर सकते हैं यूजिंग द अल्टरनेट इनपुट्स या अल्टरनेट रिसोर्सेज। देन स्टूडेंट्स का इनपुट लें, इनकॉर्पोरेट करें, स्टूडेंट से पूछें कि अच्छा आपको क्या लगता है हम इस लेसन को कैसे अच्छी तरह कर सकते हैं। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो प्रैक्टिस करवा सकते हैं स्टूडेंट से कि एक स्टूडेंट को कहें कि वो एक क्वेश्चन आस्क करे और दूसरे को कहें कि वो जो है रिपोर्ट करे। जैसे अली ने एक क्वेश्चन किया है तो अहमद से कहें कि आप इसको जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में करके बताएँ। तो स्टूडेंट्स का इनपुट लेने से भी उनकी काफ़ी ज़्यादा जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। देन डिक्टोग्लॉस टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। डिक्टोग्लॉस टेक्निक जो है ये एक अल्टरनेटिव है टू राइटिंग नोट्स ऑन चॉकबोर्ड जिसमें हम क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को डिक्टेट करवाते हैं। स्टूडेंट्स को हम इन्फॉर्मेशन डिक्टेट करवाते हैं, अब उसमें स्टूडेंट्स चॉइस लिसन करते हैं। एक तो जब कि वो स्टूडेंट्स नोट्स में लिख रहे हैं, तो वो इस इन्फॉर्मेशन को सुन रहे हैं। अब नोट्स लिखने के बाद वो उस टाइम क्लास में या घर जाके उन नोट्स को जब पढ़ेंगे, तो वो उसको एक सेकंड दफ़ा उसमें से गो थ्रू होंगे। तो इस तरह से जो उनकी एंगेजमेंट लेवल है कंटेंट के अंदर वो बढ़ जाता है। और फिर इसके अलावा ये हो सकता है किसी स्टूडेंट का कुछ मिस हो गया, तो वो वर्क करेंगे पेयर्स में ताकि रिकंस्ट्रक्ट कर सकें टेक्स्ट को और फिर उसको बोर्ड पे लिखेंगे और फिर क्लास कोलैबोरेट करेगी कि वो उसको ओरिजिनल से मैच कर सकें। मतलब आपने डिक्टेट करवाया
फिर आपने कहा कि रीड करें, फिर आपने कहा कि आपस में जो है वो डिस्कस करें और फिर एक बच्चा जो ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव है, हर एक ग्रुप में से एक-एक बच्चा वो बोर्ड पे आके ये सारा लिखे और जहाँ-जहाँ मिसिंग कुछ रह गया वो बाकी बच्चे उसके अंदर इनपुट दें। तो इस तरह से एक इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एंटायर ग्रुप भी हो जाएगा और जो है ज़्यादा बच्चे जो है वो इन्वॉल्व हो जाएँगे। देन मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन में सबसे पहले तो आपकी टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बहुत ही थकी-थकी सोई हुई टोन है, तो उससे तो कोई स्टूडेंट मोटिवेट नहीं होगा। आपने स्कूल ईयर को बिगिन ही ऐसे करना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट आप बताएँ कि ये सब्जेक्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक इंटरेस्ट दोनों डेवलप करवाएँ इन द सब्जेक्ट मैटर। देन सप्लीमेंट्री मटेरियल आप रिसोर्स बुक पहले से आपकी डेवलप होनी चाहिए और उसके अंदर आपका जितना भी आपने बुक के अलावा सप्लीमेंट्री मटेरियल यूज़ करना है एडवांस स्टूडेंट्स के लिए वो उसको आप उनके साथ इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट जैसे आपने क्लास में कोई एक्टिविटी दी है, 5 स्टूडेंट्स ने उसको पहले ही कंप्लीट कर लिया, बाकी क्लास अभी कर रही है, तो वो 5 स्टूडेंट्स वहाँ पे फारिग ना बैठे रहें, बल्कि आपने एडवांस में उनके लिए कोई और एक्टिविटी प्रिपेयर की हुई हो, जो आप उनको उसके बाद असाइन कर लें। देन एंश्योर लाउड स्पीकिंग। अगर क्वेश्चन आंसर हो रहा है या डिस्कशन हो रही है या कुछ भी ऐसा काम हो रहा है जिसमें बोलना इन्वॉल्व्ड है, तो आप स्टूडेंट्स को कहें कि वो लाउडली बोलें, क्लियरली बोलें ताकि सारी क्लास को उनकी आवाज़ आए। और टीचर जो है वो मूव अवे फ्रॉम द स्पीकिंग स्टूडेंट भी हो सकती है कि ये नहीं है कि जो बच्चा बोल रहा है आप बिल्कुल उसके सर पे आके खड़े हो जाएँ। आपको उसकी आवाज़ आ रही है बट बाकी क्लास में किसी को आवाज़ नहीं आ रही, तो बाकी बच्चे जो कहेंगे वो कहेंगे हमें आवाज़ तो आ नहीं रही, तो हम कुछ अपनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आप जो है वो उससे थोड़ा-सा दूर जाके खड़े हों और इंश्योर करें कि एवरीवन उसको लिसन कर रहा है और पार्टिसिपेट कर रहा है। देन एडेप्टेशन ऑफ मटेरियल। अब जो मटेरियल है वो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट एज लेवल, लैंग्वेज लेवल, नीड्स लेवल होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स को इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है अभी उनकी, तो आप सारा मटेरियल इंग्लिश में डेवलप कर लाते हैं तो उनको वो समझ ही नहीं आएगा। देन अगर मल्टी एज और मल्टी लेवल क्लास है तो उसमें फिर हम वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। देन सीक्वेंशियल एक्टिविटीज़ के ऐसी एक्टिविटी जिनके अंदर स्टेप्स हों। अब स्टेप्स में एक्टिविटीज़ हैं, तो उसमें ये है कि सारे के सारे बच्चे इन्वॉल्व होंगे। हो सकता है कि जो हायर लेवल वाले हैं, वो बहुत जल्दी पहले 5 स्टेप्स कर लें, तो उनके लिए आगे मज़ीद 5 स्टेप्स वेट करें और जो लोअर थोड़े से स्टूडेंट्स जो स्लो लर्नर्स हैं थोड़े से, वो जो है वो भी उसके अंदर एंगेज रहेंगे और जो हाई लेवल वाले हैं, वो भी उसके एंगेज रहेंगे। टास्क सेम होगा, जस्ट वो स्टेप्स में डिफरेंट होंगे, तो इस तरह से हम सीक्वेंशियल एक्टिविटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें वर्कशीट्स के साथ ऑप्शनल सेक्शंस बना सकते हैं, जे कि हमने कोई अगर वर्कशीट मैथ्स की दी है या किसी भी और सब्जेक्ट की दी है, तो उस वर्कशीट में ऑप्शनल एरियाज़ हैं कि अगर आप ये वाला काम इतने टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप कुछ ये ऑप्शनल एरिया में से भी कंप्लीट करें, तो आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से भी हम उनको एंगेज रख सकते हैं। देन मॉनिटर्स, जो हाई लेवल टीच स्टूडेंट्स हैं, जो ज़्यादा शार्प स्टूडेंट्स हैं, उनको हम टीचर असिस्टेंट्स के तौर पे, क्लास मॉनिटर्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कि उन्होंने जब अपना काम कंप्लीट कर लिया, तो वो लोअर लेवल के जो थोड़े स्टूडेंट्स जो स्लो लर्नर्स हैं, उनको जाके असिस्ट करें और उनको पीयर टीचिंग करें। और उससे एक तो उनके अंदर टीचिंग बढ़ेगी और एक कोलैबोरेटिव एटमॉस्फेयर जो है क्लास में वो भी जो है इम्प्रूव होगा। देन टीचर अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। मेक योरसेल्फ अवेलेबल। आप स्टूडेंट्स को बताएँ कि आप क्लास में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप क्लास के बाद मेरे पास आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो बिफोर एंड आफ्टर द क्लास जो है वो आपकी अवेलेबिलिटी टू द स्टूडेंट्स होना बहुत ज़रूरी है टू बिल्ड द पर्सनल रिलेशनशिप्स और स्टूडेंट्स को शो करें कि दे आर द इंडिविजुअल्स और आप उनके बारे में केयर करते हैं। देन एक्टिविटी गोल्स। अगर कोई भी एक्टिविटी आप क्लास में करवा रहे हैं तो उसके क्लियरली गोल्स कम्युनिकेट होने चाहिए और अंडरस्टैंडिंग द पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ये पूरा काम क्लास में कर रहे हैं तो ये हम क्यों कर रहे हैं और इन द लॉन्गर रन हमें ये किस तरह से एकेडमिया में और हमारी रियल लाइफ में हेल्प करेगा। तो इस तरह से जब हम स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जैसे मैथ्स पढ़ते हुए यही कहते हैं कि इस मैथ्स को हम कहाँ यूज करेंगे रियल लाइफ में, ये तो कहीं यूज ही नहीं हो रहा, बस हमारा टाइम ही वेस्ट हो रहा है। तो एक्टिविटी गोल्स को, पर्पस बिहाइंड एक्टिविटी, इनको जो है स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देन सक्सेस ओरिएंटेड एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें जो सक्सेस ओरिएंटेड हो और उस तरह से ये होगा कि स्टूडेंट्स जब उनको पता होगा कि हम ये अचीव कर सकते हैं, हम इसको अचीव करके अपनी एक मतलब सक्सेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, हम ग्रेड ले सकते हैं, पोज़ीशन ले सकते हैं या अगर लिस्ट ऑफ हाई अचीवर्स हैं उसमें आ सकते हैं, तो वो फिर स्टूडेंट ज़्यादा विलिंग टू पार्टिसिपेट होंगे और उनका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। यहाँ पे एक थ्योरी आ जाती है विलियम ग्लासर्स की चॉइस थ्योरी। विलियम ग्लासर्स जो है उसकी चॉइस थ्योरी फोकस करती है इंट्रिंसिक या इंटरनल मोटिवेशन पे और एक्सटर्नल इवेंट्स जो हैं वो कहता है कि वो बिहेवियर्स नहीं कॉज़ करते बल्कि ज़्यादा इंटरनल इवेंट्स हमारे बिहेवियर्स को अफ़ेक्ट करते हैं। अब इंडिविजुअल्स जो इंटरनल मोटिवेशन होती है तो उनकी चॉइसेस होती हैं। अब बिहेवियर्स उनके जो जो भी वो बिहेव करते हैं, उनकी इंटरनली वो मोटिवेटेड होते हैं और वो 5 बेसिक नीड्स की वज़ह से वो बिहेवियर परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। वन इज़ द नीड फॉर लव एंड बिलॉन्गिंग, सेकंड इज़ पावर, थर्ड इज़ फन, फोर्थ इज़ सर्वाइवल एंड फिफ्थ इज़ फ्रीडम। अब इन सारी वजूहात की वजह से वो एप्रोप्रिएटली भी बिहेव कर सकते हैं और इनएप्रोप्रिएटली भी बिहेव कर सकते हैं। सो नीड्स में हमारी ये सारी आ जाती हैं। अब क्वालिटी वर्ल्ड में हम इन सारी नीड्स को इस तरह से यूज़ करते हैं कि एक प्लेज़रेबल मेमोरी और प्लेज़रेबल हम उनकी एक्टिविटीज़ उनको कर सकें। सो टोटल बिहेवियर जो ओवरऑल होता है उसमें हम जो है डूइंग करते हैं, थिंकिंग करते हैं उस बिहेवियर के बारे में, हम उसको फ़ील कैसा कर रहे हैं और फिजियोलॉजी उसकी कैसी है। तो ये सारी चीज़ें मिल के हमारे एक बिहेवियर
बिहेवियर बनाती हैं, और अगर हमने बिहेवियर शेपिंग करनी है तो हमें इन तमाम चीज़ों को इन अकाउंट लाने की ज़रूरत है। सो चेंजिंग, डूइंग एंड थिंकिंग कंपोनेंट्स अगर हम करते हैं तो उससे ऑल्टर कर सकते हैं बिहेवियर को। और फिर इसकी विलियम ग्लासेस की थ्योरी में 10 एक्सियम्स थे, इनकी डिटेल्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं की कि इतना ज़्यादा डिटेल हमें नहीं चाहिए। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि विलियम ग्लासेस की चॉइस थ्योरी ये कहती है कि हम इंटरनल मोटिवेशन बिहेवियर को अफेक्ट करती है, 5 बेसिक नीड्स आ जाती हैं और उसमें डूइंग, थिंकिंग और ये सारी वाली चीज़ें आ जाती हैं। सो इसमें कंट्रोल ओवर बिहेवियर, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, चॉइस एंड बिहेवियर कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ काउंसलिंग सर्विसेज़। काउंसलिंग सर्विसेज़ में ये होता है कि अगर कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम या कोई और साइकोलॉजिकल इश्यू बहुत परसिस्ट कर रहा है, तो हमें फिर प्रोफेशनल सपोर्ट की तरफ जाना पड़ता है, जब बिहेवियर जो है वो वर्सन ही होता चला जा रहा है और हम उसको नहीं ठीक कर पा रहे। एग्रेसिव बिहेवियर है, बुलिंग है, कोई क्रिमिनल बिहेवियर, सैडिस्टिक बिहेवियर है, बहुत डिप्रेशन है स्टूडेंट्स में, एक्सट्रीम शाइनेस है या लोअर सेल्फ एफिकेसी है, तो फिर हमें उनको रेफर करना पड़ता है टू अ प्रोफेशनल काउंसलर। इंटीग्रेशन ऑफ काउंसलर, अब तो काफ़ी सारे प्राइवेट स्कूल में उनमें काउंसलर को प्रॉपर्ली हायर भी किया जाता है, सो इंटीग्रेशन ऑफ काउंसलर जो है स्कूल कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कैंपस के ऊपर अवेलेबल भी होना चाहिए ताकि डे टू डे बिहेवियर इश्यूज़ को वो आराम से डील कर सकें। एस्टैब्लिशिंग केयरिंग कनेक्शंस। केयरिंग कनेक्शंस में सबसे पहले तो आ जाता है एम्पैथी। बेसिकली हमारे पास 2 कांसेप्ट्स होते हैं, सिम्पैथी और एम्पैथी। सिम्पैथी ये होता है कि किसी के साथ बुरा हो रहा है तो हम उसके लिए बुरा फ़ील करें। बट एम्पैथी ये है कि आप अपने आप को उस जो शख्स है उसकी जगह पे रख के सोचें कि अगर आपके साथ ये होता तो आप उसमें कैसा आपको फ़ील होता, और उसके बाद आप उसको असिस्ट करें, हेल्प आउट करें। सो पुटिंग वनसेल्फ इन अनदर शूज़ एंड हेल्पिंग आउट एंड शोइंग कंसर्न, ये जो चीज़ है ये हमारे पास एम्पैथी में आ जाती है। एफिकेसी यही है कि हम बिलीफ रखें, एक्सपेक्टेशन रखें स्टूडेंट्स में कि तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट, और उससे उनकी जो मोटिवेशन लेवल है वो बढ़ जाता है। और इन केयरिंग से और एफिकेसी से हमारी जो मोटिवेशन है, अचीवमेंट है, बिहेवियर है, एकेडमिक परफॉर्मेंस है, इनको हम कंसिडरेबली इम्प्रूव कर सकते हैं। देन सेल्फ एफिकेसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स के अंदर सेल्फ एफिकेसी होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर ये लोअर होगा तो वो कहेंगे बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा। सो इस तरह से उनकी पार्टिसिपेशन कम होगी, रेजिलियंस कम होगी इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। सो हमारे जो एकेडमिक और सोशल एक्सपीरियंसेस हैं, ये बिहेवियर कंटिन्यूएशन पे बहुत इफेक्ट करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट कहता है मुझसे नहीं होगा और वो अगले टेस्ट में लो स्कोर करता है, तो उसका बिहेवियर ही ऐसा एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों के साथ डील करना थ्रू काउंसलिंग बहुत ज़्यादा फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। परफॉर्मेंस अकम्पलिशमेंट्स आ जाती हैं कि सक्सेस अगर हम दें और साथ में फीडबैक दें तो सेल्फ एफिकेसी बढ़ेगी कि वाओ तुमने बहुत इंप्रूव किया है। इवन अगर एवरेज स्कोर्स भी आ रहे हैं तो उसमें भी उसने कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा पिछले टेस्ट की निस्बत या पिछली टास्क की निस्बत, तो उसको जो है वो फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। अगर पुअर ग्रेड्स होंगे तो उससे फिर ऑफ कोर्स उसमें जो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एफिकेसी है वो लोअर होती चली जाएगी। देन वाइकेरियस लर्निंग। वाइकेरियस लर्निंग एक ऐसी टाइप ऑफ लर्निंग होती है जिसमें हम दूसरों को देख के, जैसे वो कहते हैं ना कि दूसरों की कहानी से जो है इबरत पकड़ना या दूसरों की उससे अंजाम लेना। तो बेसिकली ये चीज़ वाइकेरियस में आ जाती है कि हम हमारे ऊपर कोई सिचुएशन नहीं गुज़री, लेकिन हमारे साथ किसी फेलो के ऊपर या किसी नेबरहुड में, फैमिली में किसी के साथ कोई सिचुएशन हुई है और उसने कुछ मतलब काम किया और उसका जो उसको मतलब हुआ है आउटकम पॉजिटिव और नेगेटिव। लेट्स सपोज़ किसी ने बहुत एफर्ट किया और वो जो सीएसएस ऑफिसर बन गया, या किसी ने जो है वो नहीं अच्छा परफॉर्म किया और उसके साथ कुछ बुरा हो गया। सो अब हम लोग उस सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन दूसरों के बिहेवियर्स को, दूसरों की लाइफ एक्सपीरियंसेस को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में हम लोगों से सुनते हैं, तो हमारे माइंड में एक इनडायरेक्ट पिक्चर बन जाती है कि अगर मैं कभी सिचुएशन में होंगी तो मैं इस तरह से बिहेव करूंगी कि मैं उस सिचुएशन को पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकूं। अब मैं उस सिचुएशन में हूं नहीं, मैं किसी और की सिचुएशन को देख के लर्न कर रही हूँ। तो इस तरह की लर्निंग जिसमें हम दूसरों के स्टोरीज को देख के, दूसरों के एक्शंस को देख के, बिहेवियर्स को देख के लर्न करते हैं, इसको हम कहते हैं वाइकेरियस लर्निंग। सो हम ऑब्जर्व करते हैं दूसरों के बिहेवियर्स को, बिलीव्स को, और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी इवन हम जो है वाइकेरियस लर्निंग में ले सकते हैं कि जो माजी में गलतियां हुई हैं या जो अच्छी चीजें रही हैं उनके ऊपर हम एक्सपीरियंस पे रिफ्लेक्ट करके अपनी जो आगे फ्यूचर परफॉर्मेंस है उनको जैसे 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 हम इम्प्रूव करते हैं, तो ये वाइकेरियस लर्निंग का पार्ट आ जाता है। देन वर्बल परसुएशन। वर्बल परसुएशन जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इंकरेज किया जाए स्टूडेंट्स को, उनकी छोटी छोटी जो अचीवमेंट्स उनको सेलिब्रेट किया जाए, तो उससे सेल्फ एफिकेसी बढ़ती है। और अगर बहुत क्रिटिसिज्म और सार्किज्म हर टाइम हो रहा है तो वो फिर बिल्कुल सेल्फ एस्टीम उनकी क्रश हो जाएगी। अब इसमें फैमिली का रोल है, टीचर्स का रोल है, फ्रेंड्स का रोल है। देन फिजिकल एंड इफेक्टिव स्टैंस। अब इसमें जो स्ट्रेस और एंग्जायटी है वो सेल्फ एफिकेसी को नेगेटिवली इफेक्ट करती है और सपोर्टिव एनवायरनमेंट जो है वो उसको पॉजिटिवली इफेक्ट करता है। डेवलपमेंट ऑफ केयरिंग एटीट्यूड्स में एक तो आपने केयर शो करनी है पोलाइटली। आपने इवन अगर कोई इशू आ रहा है, लो ग्रेड्स भी आ रहे हैं, तो आपने उसको डांटना नहीं शुरू कर देना। आप उसको ऑफिस में बुलाएं, उससे पूछें बेटे क्या मसला आ रहा है, पहले तो आप अच्छे बिहेव कर रहे थे, आपके टेस्ट मार्क्स भी अच्छे थे, आपके स्कोर्स क्यों डाउन हो रहे हैं, कोई इशू है, कोई परेशानी है, समथिंग लाइक दैट। तो
पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करें, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग को आप मॉडल करें और साथ ही साथ आपने इंडिविजुअल अटेंशन देनी है, सिंसियरली लिसन करना है और साथ ही पॉजिटिव फीडबैक देना है। और यहाँ पे अगर आप ग्रीन पेन यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ रेड पेन तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। देन कम्युनिकेट हाई एक्सपेक्टेशंस कि आई नो यू कैन डू दैट, यू हैव अ वेरी हाई पोटेंशियल, हाई एकेडमिक एक्सपेक्टेशन जो है, फिर वो स्टूडेंट्स उस एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। देन टीचर का एंथुसियाज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा टीचर मोटिवेटेड होगा उतना ही ज़्यादा उसके स्टूडेंट्स मोटिवेटेड होंगे। अगर आप क्लास में मूव अराउंड करेंगे, टोन ऑफ वॉइस आपकी कैसी होगी, इंटरेस्ट आप एक्सप्रेस करेंगे तो स्टूडेंट्स भी मोटिवेटेड रहेंगे। देन इनको एक्नॉलेज करना स्टूडेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन कि उनको प्रेज करें, अप्रिशिएट करें। डिक्रीज़ इससे जो लर्न्ड हेल्पलेसनेस एक स्टूडेंट्स में आ जाती है कि बस मुझसे तो होगा ही नहीं। वो इस तरह से अगर जो टीचर है एंथुसियास्टिक होके इस तरह से सेल्फ एफिकेसी और कॉन्फिडेंस डेवलप करता है तो वो लर्न हेल्पलेसनेस जो है वो कम हो जाती है। देन स्टूडेंट अकाउंटेबिलिटी, ड्यू डेट्स बताएँ, रिमाइंडर्स बताएँ और उसमें जो है वो इंक्रीज़ करें सीरियसनेस के बस ड्यू डेट के बाद मैं असाइनमेंट नहीं लूँगी और इस तरह से मैनेजमेंट इश्यूज़ भी कम हो जाते हैं और सीरियसनेस भी बढ़ जाती है। देन अफेक्टिव रूल्स, एक होते हैं इफेक्टिव रूल्स, एक होते हैं अफेक्टिव रूल्स। ये जो ए वाला है ना ये बेसिकली सोशल इमोशनल के साथ रिलेटेड होता है। सो ऐसे रूल जो सोशली एंड इमोशनली ड्रिवन हो कि आपने अपने क्लासरूम फेलोज़ को अपनी दूसरे जो स्टूडेंट्स उनके साथ सपोर्टिव होना है, हेल्प करनी है, रिस्पेक्ट दूसरों को देनी है, आपने शाउटिंग नहीं करनी है, आपने दूसरों के मटेरियल को रिस्पेक्ट करना है, अपनी बारी पे बोलना है। ये सारे जो रूल्स होते हैं ये बेसिकली इफेक्टिव रूल्स होते हैं जो सोशल स्किल्स जो हैं स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करते हैं। देन कॉग्निटिव इफेक्टिव करिकुलम, हमारा जो करिकुलम है वो मोस्टली कॉग्निटिव डोमेन के साथ लिंक्ड होता है। बट हमें मैनेजमेंट के लिए और एक प्रो सोशल स्किल्स डेवलप करने के लिए साथ में अफेक्टिव कंपोनेंट को उसके अंदर इंक्लूड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स को एम्बेड करने की इस और इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स को इवनली स्प्रेड करने की, ये नहीं कि एक लेसन बस ऐसा है जिसमें सारी ईमानदारी और ऑनेस्टी और इसकी बातें हो रही है और बाकी किसी लेसन में उसका कोई ज़िक्र नहीं। तमाम लेसन में थोड़ा-थोड़ा उसको स्प्रेड करें और असेस करें इफेक्टिव एलिमेंट्स को अलोंग विद द कॉग्निटिव एलिमेंट। देन इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स इन लेसन प्लान हम कैसे कर सकते हैं? अब बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है ना वो एक दिन में नहीं हो जाती। बिहेवियर बनने में भी टाइम लगता है और उसको चेंज करने में भी टाइम लगता है। सो इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स को हमें लेसन्स में इंक्लूड करना है और साथ ही साथ हमने उनकी इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज भी करना है। सो जब हम कंटिन्यूअसली एक चीज़ को एम्फसाइज करते रहेंगे तो आफ्टर 6 मंथ्स या आफ्टर 1 ईयर जो है उससे कंसिडरेबल चेंज आएगा इन द बिहेवियर। अब टीचर एट्रीब्यूट्स कैसे होने चाहिए इन टीचिंग द सोशल स्किल्स? सबसे पहले तो टीचर को खुद जो है वो मॉडल होना चाहिए एक पॉजिटिव सोशल स्किल्स का, ताकि स्टूडेंट्स उनको कॉपी करें। तो जो टीचर है उसको सोशली अट्रैक्टिव होना चाहिए, चीयरफुल होना चाहिए, उसके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, उसको एनर्जेटिक होना चाहिए, वो फ्रेंडली बिहेवियर उसका होना चाहिए, उसको इमोशनली मैच्योर होना चाहिए। ये नहीं है कि बस वो हर एक बात पे बच्चों से नाराज़ होकर क्लास छोड़ के जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट इमोशनल मैच्योरिटी। देन सिंसियर होना चाहिए। फिर उसके अंदर एक ईगो स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि टीचर के पास अपने पास सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। ये ना हो कि बोर्ड पे लिखते हुए वो डाउट में हो, पता नहीं मैं ठीक भी लिख रहा हूँ या नहीं हूँ और पता नहीं आप लोग ये बस चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कोई मिस्टेक। इस तरह से नहीं, आपको अपना लेक्चर एक तो प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड होना चाहिए और उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एक्टिव लिसनिंग, फिर विन लूज़ कॉन्फ्लिक्ट्स जो है इनको अवॉइड करना चाहिए कि अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट्स कोई मिस्टेक पॉइंट आउट कर देते हैं, तो टीचर कहते हैं नहीं तुम्हें ज़्यादा पता है, मैं जो है वो मैंने ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है और इस तरीके से। तो आपका कोई स्टूडेंट्स के साथ विन लॉस कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा, आपने उनके साथ इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं आना और प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन के साथ चलना है। देन रियलिस्टिक परसेप्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि अपने आप को कोई बहुत तोप चीज़ समझें या स्टूडेंट्स को कोई बहुत ही आप समझें कि बहुत ही कोई आइंस्टाइन और न्यूटन आपकी क्लास में आ गए हैं। सो रियलिस्टिक परसेप्शन होनी चाहिए अपनी भी और साथ ही साथ स्टूडेंट्स की भी, और स्टूडेंट्स के और अपने जो वीकनेसेस हैं उनको भी आपने एज़ अ अपॉर्च्युनिटी लेना है टू डील विद देम और साथ में आप स्टूडेंट्स प्रेजेंस को एन्जॉय करें विदाउट बिकमिंग ओवरली फ़ैमिलियर। कि ये नहीं कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा अगर आप स्टूडेंट्स के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो भी एक हार्मफुल सिचुएशन आती है कि फिर स्टूडेंट्स आपको सीरियसली नहीं लेते। तो एक बैलेंस क्रिएट करना जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन टेक्स्ट सिलेक्शन, कि आपने क्लासरूम में जो टेक्स्ट पढ़ाना है या जिसको जो कंटेंट आपने पढ़ाना है, तो उसके लिए आपको इफेक्टिव टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहिए। फिर टेक्स्ट में वैरायटी होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप लिटरेचर या लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो उसमें वैरायटी ऑफ टेक्स्ट आप जनरस डिफरेंट जॉनरास जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। देन हाईलाइट इफेक्टिव एलिमेंट्स थ्रू अ कॉग्निटिव इफेक्टिव अप्रोच। प्रो सोशल एक्टिविटीज में रोल टेकिंग, इंटर ग्रुप डायलॉग, स्टोरी टेलिंग, ग्रुप डिस्कशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, जिक्सॉ ग्रुपिंग, ये सारी चीजें हम पीछे डिस्कस करते आए हैं, तो ये एक्टिविटीज आप इंक्लूड कर सकते हैं। इन क्लैरिटी अबाउट टीचर्स रोल, कि जो टीचर है उसको अपने रोल के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए और उसको उसके बारे में कंफर्टेबल होना चाहिए। उसके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए और उसके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। जब स्टूडेंट जो है वो बिहेवियर इश्यूज शो भी कर रहे हैं तो आपके अंदर एक पेशेंस और डिटर्मिनेशन होनी चाहिए रेदर देन कि आप इमोशनली इमेच्योर बिहेव करें और उस सिचुएशन को हैंडल ना कर सकें। देन एक्सेप्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स एज इंडिविजुअल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्टूडेंट्स एक
एक स्टूडेंट के साथ-साथ एक इंसान है, एक इंडिविजुअल है, उसमें कुछ खामियाँ होंगी, कुछ खूबियाँ होंगी, कुछ बिहेवियर्स एक्सेप्ट करेंगे और कुछ बिहेवियर जो है उनके साथ हमें डील करना पड़ेगा। सो जो हमारे लिमिट्स हैं उनको प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश करें, बाउंड्रीज़ बनाएँ, रूल्स बनाएँ और उसके ऊपर फर्म एक्शंस लें और एनकरेज करें स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंस इन अपहोल्डिंग द रूल्स एंड बाउंड्रीज़ और स्टूडेंट्स में बेसिकली आपने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी डेवलप करवानी है कि आप लोग खुद अपनी ज़ात के लिए ज़िम्मेदार हैं, आप लोग अब बड़े हैं, पढ़े-लिखे हैं, तो आप लोगों ने इन रूल्स के साथ अबाइड बाय करना है और इस तरीके से आप उनके अंदर डेवलप करवा सकते हैं। देन इंसेंटिव्स इन द क्लासरूम। इंसेंटिव्स में एक तो हम रिवॉर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, पहले भी हमने इसके बारे में बात की थी, तो इसमें मॉडेस्ट रिवॉर्ड जो है उसमें हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं, परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं, कॉम्पिटेंस इससे बढ़ती है, स्टूडेंट्स को हमने स्टार्स दे दिए, कोई बैजेस दे दिए, सेशंस दे दी, तो रिवॉर्ड जो है, लेकिन ये हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो भी ओवर टाइम इंटरेस्ट इन एक्टिविटी कम हो जाएगा। तो इसी वजह से मॉडेस्ट और मॉडरेट लेवल ऑफ रिवॉर्ड जो है ये ज़रूरी है। बट जो प्राइमरी पर्पस होना चाहिए वो होना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन कि इवन अगर रिवॉर्ड है, नहीं भी है, तब भी आपका अपना जेन्युइन इंटरेस्ट और वो जो कहते हैं ना एक इल्म की प्यास होनी चाहिए आपके अंदर। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर ताकि वो खुद से अगर कोई एक्सटर्नल उनको नहीं भी रिवॉर्ड मिल रहा तब भी वो एफर्ट करते रहें। तो ये जो चीज़ है मास्टरी और जेन्युइन इंटरेस्ट इन द टास्क इसको डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ये होती है कि आप जब तक एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं या पनिशमेंट से बचना चाहते हैं, तो आप इसलिए काम कर रहे हैं और जब आपके सर पे डंडा नहीं है, तो आप बिल्कुल भी वो काम नहीं कर रहे। तो ये जो है ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आ जाता है। हम स्टार्ट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से ही लेते हैं, बट उसका पर्पस ये होता है कि ओवर टाइम हम एक्सट्रिंसिक से इंट्रिंसिक पे स्विच कर जाएँगे। प्रॉब्लम इन गेटिंग इंसेंटिव ये होता है कि सम स्टूडेंट्स फेस चैलेंजेस रिलेटेड टू मोटर कोऑर्डिनेशन हो सकता है कुछ बच्चों की राइटिंग अच्छी ना हो या इम्पल्स कंट्रोल अच्छा ना हो। सो फिर उसका नुकसान ये होता है कि अब उनका मसला जो है वो उनकी एफर्ट में नहीं है बल्कि उनके कुछ सेंसिटिव इस तरह के इश्यूज हैं, कुछ फिजिकल या मेडिकल इश्यूज, जिस वजह से वो इस तरह से फौरन फौरन नहीं कर पा रहे रिस्पॉन्ड और रिवॉर्ड वो नहीं दे पा रहे। तो उस तरह से फिर उनको क्रिटिसिज्म और सेल्फ क्रिटिसिज्म और फिर वो अगेन उनकी सेल्फ एस्टीम उससे डाउन हो जाएगी। सो रिवॉर्ड जो है वो एक टेम्परेरी इंसेंटिव्स तो हैं, लेकिन एक्सटेंसिव रिवॉर्ड जो है उनसे अल्टीमेट पर्पस हमारा जो है वो एक्सटेंसिव मोटिवेशन की डेवलपमेंट का ही होना चाहिए। नाउ प्रैक्टिस मॉडल्स फॉर रिवॉर्ड्स। अब बिहेवियरिस्ट जो है वो फोकस करते हैं एक्सटर्नल इंसेंटिव्स पे, जबकि जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है वो प्रायोरिटाइज करती है लाइफ लॉन्ग लर्निंग को। स्टार्ट में हमने कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट्स पढ़े थे, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। इसी तरह से एक और ह्यूमनिज्म का आ जाता है जिसमें मैस्लो के हायरार्की वगैरह आ जाती है। ये चीजें मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं की कि बहुत डिटेल हो जाएगी। यहाँ पे बेसिकली आप ये चीज़ माइंड में रख लें कि जो बिहेवियरिज्म है उसमें हम मेन फोकस करते हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे। जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है ना वो बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है और जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, एक थर्स्ट फॉर लर्निंग और थर्स्ट फॉर नॉलेज है, वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस का जो हिस्सा है वो उसमें आ जाता है। देन रिवॉर्ड प्लान्स दैट एम्पावर, कि रिवॉर्ड प्लान्स ऐसे हों कि आप स्पेसिफिक गोल्स रखें, वो गोल्स कम्युनिकेट करें और फिर स्टूडेंट्स उन गोल्स को अचीव करने के लिए वो रिवॉर्ड्स को अचीव करने के लिए उन गोल्स को अचीव करें। और फिर हम जो गोल सेटिंग है उसके प्रोसेस में भी इवन स्टूडेंट्स को स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर भी आप स्टूडेंट्स के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा सकते हैं। देन रिवॉर्ड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक तो रिवॉर्ड के लिए एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होना ज़रूरी है। अगर रिवॉर्ड है लेकिन कोई वो रिवॉर्ड हासिल ही नहीं करना चाहता, इतना वो कोई बोरिंग रिवॉर्ड है कि वो कहते हैं बस हमें चाहिए नहीं, तो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो उस पूरी एक्टिविटी का कोई फायदा नहीं है। सो रिवॉर्ड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पार्ट क्या है? एक्टिव पार्टिसिपेंट्स के स्टूडेंट्स को आपने इनकरेज कर रहा है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और साथ ही साथ उनके अंदर ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस डेवलप करवानी है कि वो खुद से वो काम करें। और उसके लिए क्या होगा, ऑटोनॉमी के लिए हम उनको गोल चूज़ करने में और स्ट्रैटेजी सजेस्ट करने में उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। उससे उनके अंदर एक तो ऑटोनॉमी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा और इंडिपेंडेंस आएगी। देन उसके बाद सेकंड चीज़ आ जाती है कि इंसेंटिव्स कौन-से होने चाहिए। सो इंसेंटिव्स ऐसे होने चाहिए, मतलब रिवॉर्ड आपने देना है तो आपने देना क्या है? आपने कैंडी देनी है या प्लेस्टेशन देना है? सो ऐसे इंसेंटिव जो कि पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें टू स्टूडेंट डेवलपमेंट, उसके अंदर आप उनको बुक्स दे सकते हैं, कुछ प्रिविलेजेस दे सकते हैं या कि एक्स्ट्रा ब्रेक दे दी या समथिंग एक्टिविटीज दे सकते हैं, या फिर इंटरपर्सनल रिवॉर्ड लाइक स्पेंडिंग टाइम विद समवन स्पेशल कैन बी पावरफुल मोटिवेटर, कि अगर कोई फेवरेट टीचर है या कोई फेवरेट पर्सनैलिटी है उनकी तो उसको आप इनवाइट कर रहे हैं या इस तरह की चीजें। देन ऑनरशिप रिवॉर्ड्स। ऑनरशिप रिवॉर्ड्स में ये है कि आप रिवॉर्ड चार्ट्स बना लें और उसमें ये है कि आप स्टूडेंट ऑफ द वीक या स्टूडेंट ऑफ द मंथ जो है उसके साथ फोटोज बना लें और उस तरह से फिर आप एक पूरा चार्ट बना लें और उसमें क्या है कि अगली दफ़ा इस स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो कोई नया स्टूडेंट होना चाहिए और स्टूडेंट्स भी मोटिवेटेड हो कि हमारी पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो इस तरह से चार्ट्स बना के ओनरशिप रिवॉर्ड्स भी दिया जा सकते हैं। देन एम्फेसिस शुड बी ऑन द पॉजिटिव बिहेवियर। सिंपल क्लियरली स्टेटेड पॉजिटिव बिहेवियर होने चाहिए और नेगेटिव बिहेवियर्स पे मिनिमम एम्फेसिस होना चाहिए। इंडिविजुअल चार्ट्स बनाएं और बेसिकली चार्ट्स का मकसद कंपेरिजन
कंपैरिज़न ना हो बल्कि इंडिविजुअल चार्ट्स हों कि आपने दूसरों के साथ कम्पीट नहीं करना, इवन यहाँ पे 10 बच्चे भी आ सकते हैं। ये नहीं है कि जस्ट हम एक ही बच्चे को डिस्प्ले करेंगे। जितने बच्चे इस गोल को अचीव करेंगे, उन सारे बच्चों को यहाँ पे आएगा चार्ट के ऊपर पिक्चर आएगी या नेम आएगा। तो इस तरह से कॉम्पिटिशन नहीं आएगा बल्कि कोऑपरेटिव जो सिस्टम है वो एस्टेब्लिश होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है इफेक्टिव बिहेवियरल सपोर्ट सिस्टम और ईबीएस। सो ईबीएस जो है ये एक स्कूल वाइड प्रोसेस है जिसके थ्रू हम प्रिवेंट करते हैं और रिड्यूस करते हैं प्रॉब्लम बिहेवियर्स को और साथ ही साथ हम प्रमोट करते हैं अप्रोप्रिएट बिहेवियर को। सो बेसिकली एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है बिहेवियर मैनेजमेंट का जो कि टीम बेस्ड होता है जिसमें पूरे स्कूल की जो यूनिक नीड्स हैं उनके ऊपर हम काम करते हैं। अब इसमें पहले तो हम क्लैरिफाई करते हैं नीड कि हमें क्यों चाहिए इफेक्टिव बिहेवियर सपोर्ट सिस्टम। हम जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, प्रिंसिपल है, टीचर्स हैं, सारों के साथ इसको करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे। देन उसके बाद उसकी प्रायोरिटी पे रिफ्लेक्ट करेंगे अगेन कि हमें क्यों ज़रूरत है। फिर उसके बाद एक टीम डेवलप करेंगे जिसमें एक शेयर्ड ओनरशिप होगी, जिसमें डिफरेंट टीचर्स आ सकते हैं, स्टाफ मेंबर्स आ सकते हैं। फिर वो स्टाफ मेंबर मिलके एक कम्प्रिहेंसिव सिस्टम बनाएगा जो कि जिसके अंदर हमारे पास स्कूल वाइज़ रूल्स होंगे या पॉलिसीज़ होंगी कि हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे प्रॉब्लम बिहेवियर को। और साथ ही साथ जो ये ईबीएस एक्टिविटीज़ है इनको जो स्कूल के मिशन स्टेटमेंट और स्कूल का गोल है, विज़न है, उसके साथ भी लिंक करना ज़रूरी है। और फिर ये जब सारा कुछ डेवलप हो जाएगा तो फिर फाइनली एक एक्शन प्लान होगा। एक्शन प्लान में प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन होगा, स्टेप्स होंगे जो स्टाफ ने लेने हैं और उनकी क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ उसके अंदर मेंशन होंगी जिसके अकॉर्डिंग हम बिहेवियर मैनेजमेंट कर सकते हैं, ना सिर्फ एक क्लास की बल्कि पूरे स्कूल की। इफेक्टिव बिहेवियरल सपोर्ट सिस्टम के अंदर एक तो टोटल स्टाफ कमिटमेंट होना ज़रूरी है। दूसरा उसमें क्लियर एक्सपेक्टेशंस हों कि चाहते क्या हैं हम इस पूरे बिहेवियर सपोर्ट सिस्टम्स के रिज़ल्ट में। फिर इंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट भी उसका होना चाहिए कि अगर हम इस तरह के बिहेवियर डेवलप करना चाहते हैं तो हम टीचिंग किस तरह की अडॉप्ट करेंगे और सपोर्ट प्लान कैसा होगा कि अगर कोई स्टूडेंट चैलेंजिंग बिहेवियर शो कर रहा है और वो इस तरह के बिहेवियर जो हमारे रिक्वायर्ड बिहेवियर है वो नहीं शो कर रहा है तो हम उसके किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। देन स्कूल वाइड कोड ऑफ कंडक्ट होगा जिसमें पूरे एक जो स्कूल के जैसे रूल्स होते हैं, जैसे जब असेंबली हो रही है तो आपने जहाँ खड़े हुए हैं वहीं खड़े हो जाएँ, डिफरेंट कॉलेजेस बड़े जो होते हैं उनमें ऐसे होता है। तो इस तरह से स्कूल वाइड कोड्स ऑफ कंडक्ट के आपने सेफ्टी किस तरह रिस्पेक्ट कैसे देनी है, टीचर्स खड़े हुए हैं तो आप वहाँ पे थोड़ी देर खड़े हो जाएँ जब तक वो गुज़र नहीं जाते या उनको सलाम करना है आपने। ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्टेसी और उसमें स्टूडेंट्स के जो एक्शन और बिहेवियर्स हैं उनको हम स्कूल वैल्यूज़ के साथ अलाइन करते हैं और ओवरऑल एक स्कूल का जो डिसिप्लिन है उसके थ्रू वो प्रमोट होता है। अब स्कूल डिसिप्लिन जो है वो उसमें हम सेफ्टी इंश्योर करते हैं, एक तो स्टाफ के लिए भी और दूसरा स्टूडेंट्स के लिए भी और एक कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट को डेवलप करते हैं। अब डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स अक्सर स्कूलों में क्यों होते हैं? क्योंकि रूल्स ही किसी को नहीं पता होते, ये रूल्स बहुत अनक्लियर होते हैं और स्टूडेंट जो है या वो ये हो सकता है कि वो रूल्स को अनफेयर लें कि बस कुछ स्टूडेंट्स पे ये सारा इनका ज़ोर चलता है और कुछ स्टूडेंट्स पे कुछ भी नहीं कहते। फिर पुअर कोऑपरेशन हो अगर टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के बीच में जो कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट नहीं है, तब भी डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देन प्यूनिटिव एटीट्यूड्स ऑफ टीचर्स कि टीचर्स बस नेग्लेक्ट किए चले जा रहे हैं मिसकंडक्ट को या लार्ज स्कूल्स हों या टीचिंग रिसोर्सेज़ ना हो सही या बहुत लार्ज क्लासेस हों, टीचिंग स्टाफ कम है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह के केसेस में भी डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए अगेन जैसे हम स्टार्ट से बात करें कि क्लियर रूल्स होने चाहिए, क्लियर कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए और वो प्रॉपर पूरे स्कूल में कम्युनिकेट होने चाहिए न्यूज़ लेटर्स के थ्रू, असेंबलीज़ के थ्रू, हैंडबुक्स के थ्रू और फिर उनके एनफोर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर कोई स्टूडेंट एक्यूज़ हुआ है ऑफ अ पार्टिकुलर डिसिप्लिन इश्यू, तो फिर उनको अपनी क्लैरिफ़िकेशन देने का भी एक मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपनी साइड को जो है वो प्रेज़ेंट कर सकें और अपील प्रोसेस कर सकें फॉर द प्रोसेस ऑफ फेयरनेस। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, प्रिंसिपल का क्रूशियल रोल है स्कूल डिसिप्लिन में, क्योंकि प्रिंसिपल इज़ द लीडर, सो वो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू और अपनी एग्ज़ाम्पल के थ्रू जो है वो प्रॉपर डिसिप्लिन को मेक श्योर कर सकता है। देन प्रिंसिपल टीचर रेपो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रिंसिपल और टीचर का रिलेशनशिप है और टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का रिलेशनशिप है, ये अगर पॉजिटिव होगा, तो डिसिप्लिन प्रॉब्लम को हम काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि फिर पॉलिसी लेवल में क्लैरिटी आ जाएगी क्योंकि एक कोऑपरेटिव पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जो है वो हायर लेवल ऑफ हायरार्की में प्रेज़ेंट होगा। देन उसके बाद स्कूल वाइड डिसिप्लिन प्लान की ज़रूरत है। अब वो अगेन जो स्कूल के गोल्स हैं और एजुकेशनल फिलॉसफी है उसके साथ लिंक होना चाहिए। देन रिपोर्टिंग सिस्टम किस तरह से होगा, कोई बिहेवियरल इश्यू है तो वो कैसे रिपोर्ट होगा, डिसिप्लिन प्रॉब्लम है तो कौन रिपोर्ट करेगा, तो उसका भी एक पूरा सिस्टम होना चाहिए। और जो पॉलिसी मेकिंग है वो सिर्फ कोई एक बंदा ना बना रहा हो बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स और टीचर से उसके अंदर इनपुट लेना भी ज़रूरी है। देन प्रिवेंटिव डिसिप्लिन प्रैक्टिसेज़ हम विदिन अ स्कूल कैसे ले सकते हैं? इसके अंदर एक तो अगेन अब ये पहले जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे वो क्लासरूम लेवल पे कर रहे थे। अब हम स्कूल डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं बट चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ पे सिमिलर ही होंगी। अगेन स्कूल डिसिप्लिन में भी हायर एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए फॉर द एप्रोप्रिएट बिहेवियर और अगर वो उनको मीट नहीं करेंगे तो फिर उसके प्रॉपर कॉन्सिक्वेंसेज़ भी होने चाहिए। देन क्लियर रूल्स होने चाहिए। यहाँ रूल्स के बारे में हम काफ़ी बात पहले भी कर
चुके हैं। देन वार्म स्कूल क्लाइमेट होना चाहिए, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए कंसर्न हो। सिर्फ ये नहीं कि स्टूडेंट्स पर डंडा चल रहा है, बल्कि उनकी साइड का भी एक मतलब प्रॉपर व्यू पॉइंट होना चाहिए, स्टूडेंट साइड का भी। और उनके लिए एक वार्म और सपोर्टिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, जिसमें स्टूडेंट्स के गोल्स, अचीवमेंट्स और प्रॉब्लम्स भी जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होने चाहिए। सिर्फ मकसद जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट रूल्स की इन्फोर्समेंट नहीं होना चाहिए। एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू द टीचर्स। अब जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अथॉरिटी टीचर्स को दे देनी चाहिए कि जो डेली इश्यूज है अपनी क्लास के वो खुद रिजॉल्व करें, क्योंकि टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छा जानती हैं। और साथ ही प्रिंसिपल्स की फुल सपोर्ट उनके पास होनी चाहिए कि वो किस तरह से क्लासरूम मैनेजमेंट को और डिसिप्लिन को थ्रू स्टाफ डेवलपमेंट जो है वो बेटर कर सकते हैं। देन कम्युनिटीज़ के साथ क्लोज होना चाहिए, पेरेंट्स के साथ, और जो क्लोजेस्ट कम्युनिटी है उसमें हम जो स्कूल गोल्स हैं, स्कूल एक्टिविटीज़ हैं, उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे पेरेंट्स के साथ, और उनके साथ डील करेंगे कि आपके हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं, हम चाहते हैं कि ये इस लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन हमारा इनके साथ ये है, तो आप हमें इस तरीके से असिस्ट कर सकते हैं। हम उनके लिए वर्कशॉप्स रख सकते हैं पेरेंट्स के लिए, और गाइड्स रख सकते हैं डिफरेंट। तो इस तरह से हम कम्युनिटीज़ को और पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, तो हमारे लिए वो और ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा। और क्लासरूम डिसिप्लिन, जैसे हमने पहले भी इस पे बात की भी है कि डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन हम स्टूडेंट्स को टीच करते हैं। और टीचर जो है उन्होंने केयर उनके लिए होना ज़रूरी है, एम्पैथी होना ज़रूरी है, बिलीफ इन स्टूडेंट्स के यू कैन डू इट, और डिज़ायर टू हेल्प देम टू मेक देम मैच्योर। रिवॉर्ड्स अगेन हम लोग यूज़ कर सकते हैं बिहेवियर्स, एफर्ट्स या अचीवमेंट्स के लिए, और साथ ही पेनल्टीज़ जो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसके ऊपर हो। पेनल्टीज़ जो है वो अप्रोप्रिएट टू द बिहेवियर हो। जितना बिहेवियर बुरा है उतनी ही पेनल्टी पूरी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हार्श भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ट्रिवियल भी नहीं होनी चाहिए। देन नाइस टीचर सिंड्रोम, ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन टीचर्स में होती है, नाइस टीचर सिंड्रोम, कि हम बहुत अच्छे रहेंगे तो टीचर स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे रहेंगे। जो टीचर है उसको एक मॉडरेट लेवल ऑफ कंट्रोल रखना ज़रूरी है। कुछ बातें वो स्टूडेंट्स की भी सुनेगा, लेकिन वो कुछ अपनी भी सुनाएगा। अगर वो बिल्कुल ही सारा कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर डाल देता है रेसी फेयर टाइप ऑफ स्टाइल के अंदर, तो फिर बिल्कुल उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स आते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते। तो क्लियर बाउंड्रीज होनी चाहिए, और एक्सेसिव लीनियंसी को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर बढ़ता है। देन सेल्फ डिसिप्लिन हमने टीच करना है कि इवन जब आपके ऊपर सुपरविजन नहीं भी है, तो आप किस तरह सेल्फ डिसिप्लिन कर सकते हैं खुद को। डिस्ट्रप्शन जब आ गई है तो उनके साथ कैसे डील करना है। तो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को डिटर करना है, आपने रूल्स को एनफोर्स करना है प्रॉपर्ली, और जो आपने कॉन्सिक्वेंसेज बनाए थे उनको वहां पे इम्प्लीमेंट करना है। अब क्वेश्चन मेरा डिसिप्लिनिंग स्टूडेंट्स ये है कि एक प्रोफेशनल पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट लेना है, आपने खुद काम रहना है। ये नहीं है कि आप शाउटिंग करना स्टार्ट कर दें, और अवॉइड लेटिंग टेक कंट्रोल ओवर। स्टे इन कंट्रोल, ओवर रिएक्ट नहीं करना आपने, और उनकी पर्सनल वर्ड्स को नहीं आपने अटैक करना कि ये तो है ही ऐसा, ये बच्चे अब यहाँ पे आए कि ये ऐसे-ऐसे घरों से आते हैं, और इस तरह की बातें टीचर्स अक्सर करते हैं, जो स्टूडेंट्स की जो पर्सनल वेल्थ है और उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको जाके अटैक करते हैं। देन अगर आप डिस्ट्रप्टिव स्टूडेंट्स के साथ डील करें, तो आपने अपनी ईगो नहीं बीच में लेके आनी, आपकी उनके साथ कोई विन लूज़ कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रही। और साथ में टास्क परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है, विजिटनेस यूज़ करनी है, ओवरलैपिंग यूज़ करनी है, टेक्निक जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और इससे हम डिस्ट्रप्शंस को डिटर कर सकते हैं। देन स्पेसिफिक डिसिप्लिन प्रोग्राम्स में हम रियलिटी थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। रियलिटी थेरेपी में स्टूडेंट्स जो है वो पॉजिटिव चॉइसेस ले सकते हैं बाय करेक्टिंग बिहेवियर टू द कॉन्सिक्वेंसेस। के क्लासरूम में हम जो है वो इस तरह से बिहेवियर चार्ट एक बना दें कि आपने रिस्पेक्टफुल रहना है, उसके अंदर क्या-क्या आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबल रहना है, रेडी रहना है, और साथ में उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी पता हो। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको रियलिटी पता है, उनको पता है कि वो क्या करेंगे तो उनके साथ क्या होगा। कॉन्सिक्वेंसेस भी उनको पता है। तो उस तरह से ये है कि स्टूडेंट्स खुद से पॉजिटिव चॉइसेस लेंगे। सो पॉजिटिव अप्रोच में हम रिस्पेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, और बेसिकली हमने स्टूडेंट्स के लिए भी रिस्पेक्ट शो करनी है, और उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करनी है। अगेन इस पे क्लियर रूल्स होने चाहिए, स्कूल सस्पेंशन फॉर नॉन कंप्लायंट स्टूडेंट्स और अपॉर्चुनिटीज फॉर सक्सेस होनी चाहिए। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस ये है कि स्टूडेंट के बिहेवियर को हम विद इन देयर कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफाई करें, कि हम सिर्फ बिहेवियर को ना देखें, हम ये देखें कि वो किस सिनेरियो में या किस सिचुएशन में वो बिहेवियर इमर्ज हुआ है। और फिर साथ ही साथ अब उसमें काउंसलिंग बढ़ा सकते हैं, काउंसलिंग को इंक्लूड कर सकते हैं, और यहाँ पे हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कि उसमें पेरेंट्स कैसे हैं, चाइल्ड कैसा है, उसके साथ एनवायरनमेंट कैसी है, और उससे हम एक ओवरऑल उसकी साइकी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एडलेरियन अप्रोचेस जो हैं उसमें हम देखते हैं कि मैल अडेप्टिव बिहेवियर अगर आया है तो वो आया क्यों है, उसकी रीजंस क्या है, और जब हम रीजंस पे पहुंच जाते हैं तो फिर उनको एड्रेस करना और स्टूडेंट्स के अंदर चेंज डेवलप करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो हम स्टूडेंट्स की नीड्स नीड्स देखते हैं, उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट और एटीट्यूड्स को देखते हैं। देन स्टूडेंट टीम लर्निंग आ जाती है। टीम लर्निंग में ये है कि एक तो क्लासरूम में बिहेवियर कम होता है, और स्टूडेंट्स के हम टीम्स बना देते हैं कि आपने एक दूसरे को पढ़ाना है, टीम टीचिंग। इससे कोऑपरेशन और इंटरेक्शन भी बढ़ती है, और डिसरप्टिव बिहेवियर भी कम हो जाता है। टीचर ट्रेनिंग इन क्लास डिसिप्लिन, अब इसमें यह है कि टीचर्स को क्लासरूम डिसिप्लिन के बारे में ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको डिफरेंट प्रोसीजर्स, कॉन्सिक्वेंसेस, ये सारे प्लानिंग वगैरह इसके बारे में टीचर्स को पहले आइडिया हो, उनकी प्रॉपर इस बारे में स्किल डेवलप हुई हुई हो, ताकि जब क्लास में वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें तो उनके लिए कोई इशू ना हो। देन बुलिंग यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है।
बुलिंग बेसिकली क्या है कि एक रेपिटेटिव डेलिबरेट यूज ऑफ पावर ओवर एन अदर पर्सन है विद मैलिशियस इंटेंट, कुछ नेगेटिव इंटेंट के अंडर आप जो है वो एक दूसरे पर्सन के ऊपर बैड या इवल यूज ऑफ पावर कर रहे हो। अब ये सिर्फ फिजिकल नहीं होती बल्कि वर्बल भी हो सकती है। इस पे थ्रेट्स, अब्यूजेस, ह्यूमिलिएशन, हैरेसमेंट और मॉबिंग आ सकते हैं। तो बेसिकली साइकिल ऑफ बुलिंग में हमारे पास एक बुली होता है, फिर उसके बाद एक फॉलोअर या हेंचमैन होता है जो कि एक्ट्स कर रहा होता है, फिर जो सपोर्टर होता है मतलब एक प्रॉपर वो बुली होता है और उसके बाद उसके पीछे उसके चेले आ जाते हैं, सपोर्टर्स आ जाते हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। फिर एक पैसिव सपोर्टर होता है जो कि उसके अंदर मतलब जो देखते हैं हम कहते हैं तमाशाई होते हैं, मतलब वो बुली को सपोर्ट नहीं करे लेकिन उसको वो अपोज भी नहीं करे, जस्ट वो लाइक करे कि हाँ बस अच्छा हो रहा है। फिर डिसएंगेज लुकर कि बस वो कह रहे हैं बस कुछ हो रहा है, ना वो उसके साथ कोई इंटरेस्ट है, ना उनको उसमें कोई पॉजिटिव इंटरेस्ट है ना नेगेटिव इंटरेस्ट है। देन पैसिव डिफेंडर ये है जो डिसलाइक करता है बुलिंग को लेकिन कोई डिफेंस नहीं करता, मतलब दिल में बुरा उसको लगता है। और डिफेंडर वो होता है जो कहता है कि नहीं तुम लोग ये गलत कर रहे हो, और डिसलाइक भी करता है और हेल्प भी करता है विक्टिम को। तो ये बेसिकली एक विक्टिम है और ये एक साइकिल ऑफ बुलिंग आ जाता है जिसमें बुली से लेकर डिफेंडर तक डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स हमें सोसाइटी में भी मिलते हैं और क्लासरूम लेवल पे भी हमें मिलते हैं। तो टाइप ऑफ बुलिंग में एक तो डायरेक्ट आ जाती है जिसमें फिजिकल या वर्बल एग्रेशन होती है, और इनडायरेक्ट में ये होता है कि आप थ्रेट्स दें, इंसल्ट करें, नेम कॉलिंग करें, र्यूमर्स फैला दें किसी के बारे में, हर्टफुल चीजें लिखें उसके बारे में, सोशल एक्सक्लूजन कर दें या रेपुटेशन डैमेज कर दें। अब बुलिंग के ऑफ कोर्स सीरियस और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं बुलिस के लिए भी, खुद विक्टिम्स के लिए भी, और ओवरऑल स्कूल के एक एकेडमिक क्लाइमेट के लिए भी वो बहुत ज्यादा एक हार्मफुल और नेगेटिव चीज होती है। समटाइम्स टीचर्स भी बुलिज हो सकते हैं। जो बुली टीचर्स होते हैं वो अपनी पावर को यूज करते हैं स्टूडेंट्स को एक्सेसिवली पनिश करने के लिए, उनको रिडिक्यूल करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम को डैमेज करते हैं, और इस तरह से जो नेगेटिव चीजें हैं वो स्टूडेंट लेवल के अलावा टीचर्स लेवल पे भी आ सकती हैं। अब टीचर का नॉलेज ऑफ बुलिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स के अंदर ऑफन स्किल्स ही नहीं होती कि वो रिकॉग्नाइज करें बुलिंग को और उसके साथ डील करें। सो स्कूल वाइड एंटी बुलिंग पॉलिसीज में डेवलप करना और टीचर्स के अंदर नॉलेज ऑफ बुलिंग डेवलप करना भी इंपॉर्टेंट है। अब बुलिंग प्रिवेंशन प्रोग्राम्स में हमारे पास आ जाते हैं प्रोग्राम जैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पीयर मेडिटेशन, सेल्फ स्टीम फोकस थेरेपी, डिफरेंट काउंसलिंग टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि बुलिंग बेसिकली क्यों होती है, ड्यू टू पावर इम्बैलेंस। एक जो बुली होता है उसको अटेंशन चाहिए होती है, उसको एक सेंस ऑफ पावरफुलनेस चाहिए होती है, बेसिकली उसके साथ अपने भी मसले चल रहे होते हैं इसलिए वो दूसरों को बुली कर रहा होता है। सो इस तरह की चीजों में हमें इसमें काउंसलिंग की फिर जरूरत पड़ती है। इफेक्टिव बुलिंग प्रोग्राम जो है उसमें हमें स्कूल कल्चर को चेंज करने की जरूरत है। फिर बुलिस को टारगेट करना, विक्टिम्स को, बाय स्टैंडर्ड्स को, कि कौन से बुलिस हैं क्लास में, कौन से विक्टिम्स हैं, कौन से बाय स्टैंडर्ड्स हैं, फिर उनकी फैमिलीज के साथ जो है मीटिंग्स करना, और फिर चेंजिंग द नॉर्म्स एंड बिहेवियर रिलेटिंग टू बुलिंग, और क्लासरूम लेवल और स्टूडेंट लेवल जो इंटरवेंशन है उनको यहाँ पे डेवलप करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन होल स्कूल अप्रोच चाहिए यहाँ पे बुलिंग प्रिवेंशन के लिए। सक्सेसफुल बुलिंग प्रिवेंशन सिर्फ एक क्लास लेवल पे नहीं बल्कि एक एंटायर स्कूल कम्युनिटी लेवल के ऊपर होती है, जिसमें हम डिफरेंट कैरेक्टर एजुकेशन हम उसमें डाल सकते हैं, रिस्टोरेटिव प्रैक्टिसेस डाल सकते हैं, सेफ्टी मेजर्स डाल सकते हैं, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और प्रिंसिपल की तरफ से सपोर्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बुलिंग जो है वो पेरेंटिंग से बहुत ज्यादा लिंक है। पेरेंटिंग का स्टाइल इन्फ्लुएंस करता है कि चाइल्ड की डेवलपमेंट कैसी हो रही है, क्योंकि चाइल्ड का फर्स्ट इनकाउंटर उसके पेरेंट्स के साथ, उसकी फैमिली और होम एनवायरनमेंट के साथ होता है। तो अगर हम बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग यूज कर रहे हैं तो उससे इंडिपेंडेंस आती है और रिड्यूस करता है वो इन्वॉल्वमेंट को इन द बुलिंग और विक्टिमाइजेशन प्रोसेस। तो अगर स्टूडेंट्स को, बच्चों को बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, एक मॉडरेट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस दी जाए, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो, अथॉरिटेरियन ना हो बल्कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग हो, तो वो फिर इन्वॉल्वमेंट इन बुलिंग में काफी हद तक कमी आ सकती है। देन सोशल इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज में हम स्कूल लेवल, क्लास लेवल और टीचर लेवल इंटरवेंशन को यूज कर सकते हैं। स्कूल लेवल में यह है कि पूरे एक स्कूल के अंदर एंटी बुली पॉलिसी हो, उसके अंदर रूल्स हो, एक कम्प्रिहेंसिव बुलिंग प्रिवेंशन पॉलिसीज हो, और एडल्ट मॉडलिंग भी हो फॉर द रिस्पेक्टफुल बिहेवियर। लेकिन हमारे पास क्लासरूम लेवल इंटरवेंशन आ जाती हैं कि टीचर्स जो हैं उनको बुली प्रिवेंशन प्रोग्राम्स को क्लासरूम लेवल के ऊपर इंटरक्रिएट करने की जरूरत है करिकुलम के थ्रू। उसके अंदर हम प्रो सोशल स्किल्स को और प्रो सोशल नॉर्म्स को और बाय स्टैंडर्ड इंटरवेंशन जो है इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एंड देन स्टूडेंट लेवल इंटरवेंशन जो इंडिविजुअल लेवल पे आ जाती है, उसमें हम स्टूडेंट्स के नॉलेज को, स्किल्स को, एटीट्यूड्स को, बिलीव्स को और बिहेवियर्स को जो है चेंज कर सकते हैं। इसमें विक्टिम्स को भी हम प्रमोट कर सकते हैं, टीचिंग उनकी और स्पेसिफिक इंटरवेंशन, और जो बुलीज हैं उनके साथ भी हम स्पेसिफिकली डील कर सकते हैं। विक्टिम्स को हम जो है लर्न करवा सकते हैं टू रिकॉग्नाइज द रिस्क, और इस तरह की अगर सिचुएशन है तो उन्होंने कैसे अपने आप को डिफेंस करना है और विक्टिमाइजेशन से कैसे बचना है, तो हम उसके साथ इस तरीके से विक्टिम्स के साथ डील कर सकते हैं। अब बुलिंग जो है ये क्लासरूम मैनेजमेंट में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज। सोशल स्ट्रक्चर एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, ये क्लासरूम का सोशल स्ट्रक्चर और जो स्टूडेंट रिलेशनशिप है, पावर रिलेशनशिप्स हैं, ये सारी चीजें जो है वो बुली को चेक करती हैं, इन्फ्लुएंस करती है। अगर कुछ एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इन पावर है क्लास में, तो वो फिर ऑफ कोर्स उनके बुली बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं।
सो यहाँ पे हम पीयर्स को भी एज अ प्रिवेंटिव टूल ले सकते हैं, क्योंकि बुलिंग एक अकेला बच्चा नहीं करता, इट इज़ अ ग्रुप फिनोमेना। सो इंटरवेंशन में भी हमें उसके जो तमाम विटनेसेस, जैसे हमने अभी साइकिल ऑफ बुली डिस्कस किया था, तो उसमें वो जो तमाम पेयर्स इन्वॉल्व हैं उन सबको हमें उनके साथ डील करना और हैंडल करना ज़रूरी है। तो अगर हम पूरी एक क्लास या पूरे स्कूल कम्युनिटी के अंदर एंटी बुली एटीट्यूड डेवलप करवा देंगे और उसको एक बुरी चीज़ के तौर पे, क्योंकि अक्सर लोग इसको जो है ना वो एज़ अ चार्म और एज़ अ फन ले रहे होते हैं। तो एंटी बुलिंग एटीट्यूड, सेल्फ रिफ्लेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉन वायलेंस ट्रेनिंग अगर स्कूल से स्टार्ट से हम करें, तो फिर वो काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है। फिर टीचिंग पॉजिटिव बिहेवियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कि हम लोगों को टीच करना चाहिए डिज़ायरेबल रिप्लेसमेंट बिहेवियर्स, इंस्टेड कि हम बुरे बिहेवियर्स को पॉइंट करते रहें, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, तो आप उसको अल्टरनेट दें, कोई डिज़ायरेबल पॉजिटिव बिहेवियर प्रमोट करें, प्रो सोशल रिस्पॉन्सेज भी प्रमोट करें और एनकरेज करें स्टूडेंट्स को टू प्रैक्टिस एंड रिसीव द रीइंफोर्समेंट फॉर द अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, और अपॉर्चुनिटीज दी जाएँ टू प्रैक्टिस द न्यू बिहेवियर विद इन द स्कूल एनवायरनमेंट, ताकि वो प्रो सोशल स्किल्स को सीख सकें। अगर पैसिवली वो पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके अंदर फिर सोशल स्किल्स की डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी। और डेवलपिंग प्रो सोशल बिहेवियर में हम टेकिंग टर्न्स, जैसे अपनी बारी पे बोलें, पार्टनर्स के साथ ग्रुप में काम करें, डायरेक्शंस को फॉलो करें, कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली रिजॉल्व करें, ये सारी चीजें हम इसमें डेवलप कर सकते हैं। देन फॉस्टरिंग द पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एम्पैथी, पॉजिटिव डिसिप्लिन, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। देन थ्रेटनिंग सोशल स्किल्स डेफिसिट्स एज लर्निंग एरर्स। अब हमने असेसमेंट के दौरान ये डिटरमिन करना है कि क्या इश्यू जो है वो स्किल डेफिसिट है या परफॉर्मेंस लेवल डेफिसिट है। क्या उस बच्चे में स्किल ही नहीं है या स्किल है और वो परफॉर्म नहीं कर रहा। तो इसमें रोल प्लेइंग को हम यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चनिंग को यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशल स्किल डेफिसिट में ये है कि अगर कोई स्टूडेंट करेक्ट रिस्पॉन्स दे सकता है लेकिन वो नहीं दे रहा डेलिबरेटली और नॉन डेलिबरेटली, तो वो परफॉर्मेंस डेफिसिट है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट में वो स्किल ही नहीं है, वो चीज़ ही उसके अंदर एब्सेंट है, तो वो फिर उसका स्किल डेफिसिट होगा। तो इसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि वो स्किल डेफिसिट है या परफॉर्मेंस डेफिसिट है। और फिर उसके लिए प्रॉपर लेसन्स को, सोशल स्किल्स लेसन्स को अरेंज करना ज़रूरी है, जिसमें हम स्मॉल ग्रुप्स बना सकते हैं और उसमें कॉम्पिटेंट पीयर्स को एज़ अ मॉडल ले सकते हैं कि देखें जैसे वो बच्चा कर रहा है, आप लोगों ने भी इस तरह से परफॉर्म करना है। फिर पर्पज़ ऑफ ग्रुप होना चाहिए कि क्या पर्पज़ है, क्या स्किल्स उन्होंने सीखनी है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और फिर साथ में बिहेवियर मैनेजमेंट प्रोसेसेस हम कौन-कौन से यूज़ कर सकते हैं इस पार्टिकुलर ग्रुप के अंदर। फिर सोशल कॉम्पिटेंस आ जाती है कि आप पॉजिटिव इंटरैक्शंस, केयरिंग कनेक्शंस बनाएँ, वार्म एटीट्यूड्स डेवलप करें और एक ओवरऑल प्रो सोशल और सेंस ऑफ एम्पैथी डेवलप हो, ताकि वायलेंस और एग्रेशन को रिड्यूस किया जा सके और केयरिंग और हेल्पफुल एटीट्यूड को एनहांस और डेवलप किया जा सके। डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस जो है वो अर्ली चाइल्डहुड में स्टार्ट होती है और उसके बाद उसकी नर्चरिंग इंपॉर्टेंट आ जाती है। अगर अर्ली चाइल्डहुड में ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो और बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग और वीडियो गेम्स और ये सारा हो, तो फिर उसके अंदर सोशल स्किल्स की डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। लिमिटिंग फैक्टर्स इन द सोशल डेवलपमेंट। अब चाइल्ड की जो फैमिली है, उसका नेबरहुड अगर ट्रबल्ड बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो फिर लिमिट हो जाता है सोशल डेवलपमेंट को। लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन इंटरेक्शन कैन आल्सो हिंडर द सोशल कॉम्पिटेंस। सोशल कॉम्पिटेंस वर्सेस पनिशमेंट। पनिशमेंट और एक्सक्लूजन जो है वो शॉर्ट टर्म रिलीफ तो दे सकते हैं, लेकिन उससे कुछ हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं आता। हम लोगों को लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए उनको सोशल कॉम्पिटेंस टीच करने की ज़रूरत है, ताकि वो प्रॉब्लम बिहेवियर्स को इफेक्टिवली डील कर सकें। इसके अंदर अगेन हमारे पास एक स्कूल वाइड करिकुलम और स्कूल वाइड कल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि सोशल स्किल जो हैं वो बेनिफिट करती हैं स्टूडेंट्स को सोशली भी और साथ ही साथ उनको एकेडमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करती हैं। तो अगर हम जो सोशल स्किल्स हैं उनको करिकुलम के अंदर इनकॉर्पोरेट करवा देते हैं और साथ ही साथ स्टूडेंट नीड्स के अकॉर्डिंग उस करिकुलम को टेलर कर देते हैं, तो उससे एक स्कूल वाइड कल्चर ऑफ डिसिप्लिन और स्कूल वाइड कल्चर ऑफ प्रो सोशल स्किल्स जो है वो डेवलप हो सकता है। सो ऐसी टीम जिसके अंदर स्कूल कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हो, उसको हम डिफाइन करने के लिए फॉर ओवरआर्चिंग बिहेवियर एक्सपेक्टेशंस, रूल्स और पॉलिसीज बनाने में एक ओवरऑल हम टीम यूज कर सकते हैं, जिसमें फ्रॉम एवरी डोमेन रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेजेंट हो। और ये एक्सपेक्टेशन जो है वो कॉमन बिहेवियरल प्रॉब्लम जैसे बुलिंग वगैरह के बारे में हम बना सकते हैं। और साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेशन है वो ब्रीफ होनी चाहिए, को बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स ना लिखे हुए हों, बुलेट्स में बिल्कुल साथ ब्रीफ चीजें, साथ थोड़े आइकन्स बने हुए हों, तो उससे ज्यादा और अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है। देन एज अप्रोप्रिएट होने चाहिए और पॉजिटिवली फ्रेम्ड होने चाहिए। और देन उन सोशल स्किल्स को हमने इंटीग्रेट करना है करिकुलम में, डेली क्लासरूम एक्टिविटीज में, ताकि हम एक कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकें। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर क्लास मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन जो है ये कंप्लीट हो गया है। होपफुल इट वाज हेल्पफुल। थोड़ा सा इसमें रिपीटिशन ऑफ कंटेंट भी आपको नजर आया होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट वही चीजें हैं मेन जो इसमें मेमोराइज करने वाली बात है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में और साथ में आज के लेक्चर में भी हमने कुछ करिकुलम की टाइप्स और कुछ मॉडल्स के बारे में जो हमने देखा था वो मेमोराइज करने की जरूरत है। बाकी सारी चीजें जो है जस्ट फॉर बेसिक नॉलेज था, उसको आप एक दफा रीड आउट कर
कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से सिनेरियो बेस्ड आते हैं कि अगर आपकी क्लास में बच्चे जो हैं वो डिसिप्लिन इश्यूज़ कर रहे हैं, तो आप उनके साथ किस तरीके से डील करेंगे। तो वहाँ पे यहाँ पे हमने जितने प्रिंसिपल्स और जितने पॉइंट्स को पढ़ा है, उनको आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस तरह के एमसीक्यूज़ के अंदर और उस हिसाब से फिर उनको आप प्रॉपर्ली आंसर कर सकते हैं। सो होपफुली दिस वाज़ हेल्पफुल। अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो, कहीं पे कोई एम्बिग्विटी रह गई हो, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं या मेरे से पर्सनली भी डिस्कस कर सकते हैं। So with that remark, we are concluding our this course of FPS एजुकेशन सीरीज। साथ में हमारे जो टेस्ट हैं इस चैप्टर के और 3 फुल लेंथ टेस्ट हैं वो यहाँ पे रहते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ विद टाइम शेयर कर दिए जाएंगे। और इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन contact me anytime, and I'll see you in the FLP sessions of this course. And till then, Allah Hafiz.